बोरवेल वाला। जमुनापुर और आसपास के गांव में पानी की सप्लाई बहुत कम थी। खेती और घरों में काम के लिए पानी पर्याप्त नहीं मिलता था। सूरज नए व्यापार में पैसा लगाना चाहता था, इसलिए उसने एक बोरवेल मशीन और एक ट्रक खरीदा। गांव वाले अब अपनी जमीन पर बोर कराने लगे। अधिकतर लोगों की जमीन के नीचे पानी निकला और आसपास के गांव वाले भी अब सूरज को बुलाते। सूरज का काम अच्छा चल निकला, लेकिन सूरज को लालच आता गया। एक दिन, अरे सूरज बेटा, जरा देखो मेरी जमीन में भी पानी है क्या? अरे चाचा, पानी है या नहीं ये तो बोर करने के बाद ही पता चलेगा। 100 फुट खुदाई के 50,000 रुपए लगेंगे और पानी जितनी गहराई में निकलेगा फुट के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे काका। लेकिन बेटा, अगर पानी ना निकला तो? ये तो काका आपकी किस्मत पे है, पैसे तो भरने ही पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, करो खुदाई। सूरज जानबूझकर 2-3 जगह खुदाई करता है। 3 जगह में से एक जगह पानी निकल ही आता है। अब धीरे धीरे लोगों को सूरज की चालाकी का पता चलने लगा और उन्होंने उससे बोर कराना कम कर दिया। एक दिन सूरज की मौसी का बेटा काम की तलाश में सूरज के पास आया। सूरज को उसे देखकर एक चालाकी सूझी। अरे गोपाल, तुझे काम चाहिए ना? हाँ भाई, मैं तो आया ही काम करने के लिए हूँ। अरे तो सुन, जैसा मैं समझाऊंगा वैसा ही करना। पास के गांव में साधु का वेश करके जा और लोगों को बता कि पानी कहाँ है। लेकिन भैया, अगर पानी नहीं निकला तो? अरे वो सब तो मुझ पे छोड़ दे। गोपाल साधु का भेष करके गांव में जाता है। अलख निरंजन, प्रणाम बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया बताइए मेरे खेत में पानी कहाँ निकलेगा? अलख निरंजन, ऐसा कहकर गोपाल के भेष में साधु उसे इशारा करता है और पूरे गांव में घूमने के बाद सभी गांव वालों से कहता है, इस गांव में घर घर में पानी मिलेगा, सभी गांव वाले अभी बोर करवा लें। मैं कैलाश पर्वत में जाकर बहुत बड़ी तपस्या करूंगा। मेरे जाने के ठीक 10 दिन बाद बोरवेल पानी से भर जाएगा। साधु की बात मानकर सभी गांव वालों ने बोर करवाया। सूरज का काम 10 गुना बढ़ गया। अब उसने अपने पैसों से आधे पैसे गोपाल को दिए और उसे दूसरे गांव भेज दिया। और यहाँ गांव वाले इंतजार करते रहे, लेकिन पानी कहीं नहीं निकला। अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। सुना है पास के गांव वाले भी एक साथ बोर करा रहे हैं और वहाँ भी वही साधु है। गांव वाले पुलिस को लेकर पड़ोस के गांव में जाते हैं और साधु के भेष में गोपाल को पकड़ लेते हैं। गोपाल पुलिस को सूरज की सारी करतूत बताता है। पुलिस सूरज को पकड़ लेती है। सूरज को सबके पैसे तो लौटाने ही पड़ते हैं, लेकिन मुफ्त में जेल की हवा भी खानी पड़ती है। मानव को कार चलाने का बहुत शौक था। वह हर साल कार रेस में हिस्सा भी लेता था, लेकिन आज तक कभी कार रेस में जीत नहीं पाया था। एक दिन मानव यह सोचकर बहुत उदास बैठा था। तभी उसका दोस्त किशोर उससे मिलने आता है। क्या बात है मानव, बड़े उदास लग रहे हो? हाँ यार किशोर, उदास तो मैं हूँ ही। 2 महीने बाद फिर से कार रेस है, पर इस बार मेरा मन नहीं कर रहा कार रेस में भाग लेने को। अरे मानव, ऐसी बात क्यों करते हो? यह तो तुम्हारा पसंदीदा काम है और फिर तुम्हारा सपना भी तो है कार रेस विजेता बनने का। अपने सपने को ऐसा अधूरा मत छोड़ो। नहीं यार किशोर, आज मैं बहुत उदास हूँ। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अपनी कार को बेच दूं। इस कार पर मैंने बहुत पैसा लगाया, इसके साथ मैंने बहुत प्रैक्टिस भी की, लेकिन फिर भी कार रेस जीत नहीं पाया। मुझे इस बात का बहुत दुख है। अरे मानव, ऐसा क्यों सोचते हो? देखो तो सही कार कितनी अच्छी है। तुमने इस पर कितना पैसा लगाया है और तुम्हें इस कार के बारे में सब पता भी है। मेरी बात मानो, इसे बेचो मत, इसमें कुछ परिवर्तन करो। यार किशोर, अब क्या परिवर्तन करूं? सब कुछ तो बदल दिया, इंजन, गियर बॉक्स, टायर, सब कुछ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। किशोर मानव को एक वास्तु शास्त्री के पास लेकर जाता है। सारी बात सुनकर शास्त्री जी कहते हैं, देखो बेटा मानव,
तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें इस कार का रंग बदलना चाहिए। मैं तो कहूँगा इस कार को तुम गोल्डन कलर में पेंट करो, फिर देखना तुम अवश्य कार रेस में विजयी होंगे। मानव और किशोर शास्त्री जी की बात मान लेते हैं और कार को गोल्डन कलर से पेंट कर देते हैं। गोल्डन कलर में पेंट करने के बाद कार और भी सुंदर लगने लगती है। यह देखकर किशोर मानव से कहता है, अरे वाह मानव, तुम्हारी कार तो और भी चमक रही है। हाँ यार किशोर, अच्छा हुआ मैंने इसे बेचा नहीं। 2 महीने बीत जाते हैं, कार रेस का दिन आ जाता है। मानव की गोल्डन कार को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कार रेस में मानव बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है। और यह क्या, देखते ही देखते मानव सभी कारों से आगे निकल जाता है और वह कार रेस रिकॉर्ड टाइम में जीत जाता है। अरे वाह किशोर, धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। आज तो मैंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं जीत पाऊंगा, लेकिन मैंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ मानव, तुम ठीक कहते हो। यह सब तुम्हारी लगन, मेहनत और इस गोल्डन कार की वजह से हुआ है। देखा, कार को गोल्डन रंग से रंगने में कैसा चमत्कार हुआ है। यह कार तो वाकई में गोल्डन कार है। हाँ किशोर, तुम ठीक कहते हो, यह कार तो वाकई में मेरे लिए गोल्डन कार है। बिजली बाइक। मदन एक छोटे से कस्बे में रहता था। मदन का एक छोटा सा गैराज था। वह लोगों की गाड़ियां ठीक करके अपना खर्चा चलाता था। एक दिन मदन किसी काम से शहर गया। शहर की चकाचौंध देखकर वो हैरान हो गया। अरे बाप रे, शहर में इतनी गाड़ियां चलती है। हमारे कस्बे में तो केवल 10-12 ही गाड़ियां हैं। लोगों के पास तो स्कूटर और बाइक अधिक हैं। तभी मदन ने देखा कि एक कार सड़क के किनारे खड़ी है। लगता है यह कार खराब हो गई है, जाकर इनकी मदद करता हूँ। मदन उस कार के पास पहुंचकर उसके मालिक से पूछता है, भाई साहब नमस्कार, मैं एक कार मैकेनिक हूँ। क्या आपकी कार खराब हो गई है तो मैं आपकी कुछ मदद करूँ? मदन की बात सुनकर कार मालिक कहता है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यह तो पेट्रोल खत्म हो गया है, मैं इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ। तो क्या आप पेट्रोल लेने जाएंगे? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी कार में एक बैटरी फिट की है जिसे बिजली से चार्ज करने की जरूरत होती है। जरूरत पड़ने पर यह बैटरी मेरे काम आ जाती है। वह कैसे? देखो भाई, जिस तरह हम अपने फोन को बिजली से चार्ज करके उसे घंटों चला लेते हैं, उसी तरह बैटरी कार में भी लग सकती है, जिसे बिजली से चार्ज करके उस कार को जब जरूरत पड़े चलाया जा सकता है। मैं भी वही करता हूँ। मदन यह सुनकर हैरान हो जाता है और वहाँ खड़ा होकर उस आदमी को बैटरी चालू करते देखता रहता है। वह आदमी अपनी कार को बैटरी से चलाकर वहाँ से चला गया। यह देखकर मदन के दिमाग में एक विचार आता है, अरे जिस तरह इसने अपनी कार में बैटरी फिट की, ऐसी बैटरी बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्यों ना मैं भी गांव जाकर ऐसी ही बैटरी बनाऊं और लोगों की बाइक में लगाऊं, मेरा काम और चल सकता है। मदन ने गांव जाकर ऐसा ही किया और उसने सबसे पहले अपनी बाइक में बैटरी लगाई। यह देखकर सभी गांव वाले हैरान हो गए। अरे वाह मदन, तुमने तो बैटरी से बाइक चला ली है। इसका मतलब है तुम्हें अब कभी पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह तो बड़ी कमाल की बात है भाई, मेरी बाइक में भी बैटरी लगा दो। हाँ हाँ कमल भाई, मैं जरूर लगाऊंगा। इस तरह गांव के सभी लोगों ने अपनी बाइक में बैटरी लगवाना शुरू कर दिया। इसके 2 फायदे हुए, एक तो मदन का काम चल निकला और दूसरे गांव का प्रदूषण लेवल भी कम हो गया, कि बैटरी वाले वाहन से कोई प्रदूषण तो होता ही नहीं है। और आसपास के सभी लोग भी मदन को बिजली बाइक वाले मदन के नाम से जानने लगते हैं। सुरेश शहर में कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर कई सालों बाद गांव लौटा था। पूरे गांव ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। गांव के सरपंच ने सुरेश से कहा, बेटा सुरेश, तुम्हारा इस गांव में स्वागत है। तुम इस गांव के सबसे पढ़े लिखे इंसान हो। हमें तुम पर बहुत गर्व है। अब तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा है? यह सब तो आपकी दुआओं का असर है चाचा जी। मैं सोचता हूँ कुछ दिन अपने गांव में ही रहूं। और सुरेश गांव में ही रहने लगता है।
एक दिन सुरेश अपने भाई रजत के साथ खेतों पर जा रहा था। तभी धूल मिट्टी में खेलते बच्चों को देखकर उसने रजत से पूछा, रजत, ये बच्चे यहाँ ऐसे ही खेलते हैं क्या? हाँ भैया, और कहाँ जाएंगे? यहाँ पे शहरों की तरह बड़े पार्क तो होते नहीं है ना। हाँ, तुम ठीक कहते हो। शहर में तो बहुत बड़े बड़े पार्क होते हैं और उनमें झूले भी लगे होते हैं। तभी सुरेश की नजर एक कोने के खेत में पड़े एक हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। अरे रजत, ये हेलीकॉप्टर यहाँ कैसे आया? भैया, 1 साल पहले खराबी की वजह से इस हेलीकॉप्टर को यहाँ उतारा गया था, लेकिन यह ठीक नहीं हो पाया। तब से यह यहीं पड़ा है। इसके मालिकों ने भी कहा है कि हम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। यह आप गांव वालों के लिए एक सौगात है। खेत में पड़े हेलीकॉप्टर और आसपास की सुंदर जगह को देखकर सुरेश के मन में एक विचार आता है। अगले दिन सुरेश गांव के सरपंच से पूछता है, चाचा जी नमस्कार। अरे आओ सुरेश बेटा आओ, कैसे हो? कैसे आना हुआ? चाचा जी, मैंने कल वहाँ पे हेलीकॉप्टर को देखा। मैं सोचता हूँ क्यों ना उस हेलीकॉप्टर का कुछ करूँ। क्या करोगे बेटा? उड़ तो हो सकता नहीं। चाचा जी, आप कुछ लोगों को मेरी मदद के लिए दे दीजिए, फिर आप देखिए कि मैं कैसे उस जगह की काया पलट करता हूँ। ठीक है बेटा। सुरेश अगले ही दिन से काम में लग जाता है। सभी लोग मिलकर हेलीकॉप्टर के आसपास की जगह को साफ करते हैं और उसे काफी सुंदर बना देते हैं। सुरेश गोल्डन कलर मंगाकर पूरे हेलीकॉप्टर को गोल्डन रंग से रंग देता है और उसमें चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां लगा देता है। 1 हफ्ते बाद वह सरपंच जी को वहां बुलाता है। आइए सरपंच चाचा, देखिए मैंने इस जगह की कैसी काया पलट की है। अब हमारे गांव के सभी बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। ये देखिए हेलीकॉप्टर, आप यहाँ से सीढ़ी से चढ़िए, बीच में हेलीकॉप्टर में बैठिए और दूसरी तरफ से स्लाइड हो जाइए। आपको लगेगा जैसे अब हेलीकॉप्टर से लैंडिंग कर रहे हो। सुरेश के कहने पर सबसे पहले सरपंच जी उस हेलीकॉप्टर में चढ़कर देखते हैं। अरे वाह बेटा, तुमने तो इस जगह की काया ही पलट कर दी। बच्चे इसे देखकर अब बहुत खुश हो रहे हैं। तुमने तो वाकई में इसको गोल्डन हेलीकॉप्टर बना दिया। और अब सुरेश के गांव के पार्क को सभी आसपास के लोग गोल्डन हेलीकॉप्टर वाले पार्क के नाम से जानने लगते हैं। Please subscribe.